अध्याय 6 होमोसिस्टीन समूह का नया साथी। ये पार्ट 6 का नाम है और इसमें कुछ विवरण दिया गया है जो कि किताबों के द्वारा हम उसको वर्णन करके बताएंगे। जैसे कि पहला नंबर में है होमोसिस्टीन क्या है, इसके बारे में हम किताबों द्वारा जानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है सही चीज़ गलत युग क्या है। फिर तीसरा है होमोसिस्टीन में फिर से दिलचस्पी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मुझे पैसे दिखाओ दवाइयों की वित्तीय शक्ति के बारे में जानेंगे। क्या होमोसिस्टीन का कोई उचित स्तर है बारे में भी जानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है होमोसिस्टीन स्तर को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। फिर सातवां पॉइंट है मिथाइलीकरण की कमी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर किल्मर मैकुली अंतिम तथ्य के बारे में जानेंगे। फिर 9 नंबर पॉइंट है हृदय रोगों के लिए नए परीक्षण के बारे में जानेंगे। और 9 जो पॉइंट है इसके नीचे 3 और पॉइंट हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि का नंबर में है अल्ट्रा सेंसिटिव CRP क्या है। फिर होमोसिस्टीन रक्त स्तर क्या है, हार्ट क्वालिफिकेशन स्कोर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे। जैसे कि होमोसिस्टीन समूह का नया साथी क्या है, इसका वर्णन करेंगे। तो क्या आपने कभी होमोसिस्टीन के बारे में सुना है या कभी आपके डॉक्टर ने होमोसिस्टीन के स्तर की जांच के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने को कहा है? संभवतः नहीं, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य जरूर होगा कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों ने इसके बारे में कभी सुना होगा और बहुत थोड़े और भी यह मानते होंगे कि यह कोलेस्ट्रॉल की तरह खतरनाक और इससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होती है। इस अनुमान के मुताबिक आज विश्व में लगभग 15% लोगों में दिल के दौरे और हृदयाघात का कारण रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ना है। इसका मतलब यह है कि हर साल अमेरिका में लगभग 2,25,000 दिल के दौरे, 24,000 हृदयाघात और 90 लाख कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के लिए सीधे होमोसिस्टीन जिम्मेदार होता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस खतरनाक तत्व के बारे में अधिक जानना ही बेहतर है, खासकर तब जबकि आप यह जान जाएंगे कि अतिरिक्त विटामिन बी लेकर आप इसका स्तर ठीक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे होमोसिस्टीन क्या है। होमोसिस्टीन की रिसर्च का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत डॉक्टर किल्मर मैकुली के कैरियर के साथ होती है। 1965 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट डॉक्टर किल्मर एक कुशल पैथोलॉजिस्ट और शोधकर्ता थे। उन्हें बीमारियों और बायोकेमिस्ट्री के संबंधों पर शोध करने में आनंद आता था। वे बहुत प्रसिद्ध थे और जल्द ही उन्हें मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के एसोसिएट पैथोलॉजिस्ट व हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पैथोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पद सौंपे गए। अपने कैरियर के प्रारंभ में ही डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टीन्यूरिया नामक बीमारी में विशेष रुचि पैदा हो गई थी। यह बीमारी ऐसे बच्चों में पाई जाती थी इनमें आनुवंशिक दोष होता था और उनमें मिथियोनाइन नामक आवश्यक एमिनो एसिड टूट नहीं पाता था। ऐसे बच्चों में अत्यधिक मात्रा में सह उत्पाद बनाता था जिसे होमोसिस्टीन कहा जाता था। किल्मर ने इस बीमारी से पीड़ित 2 किशोर बच्चों मामलों का अध्ययन किया जिनकी मृत्यु दिल के दौरे से हुई थी। दोनों मामलों में एक आश्चर्य की बात यह है कि दोनों की उम्र 8 साल से कम थी। जब किल्मर ने दोनों की पैथोलॉजी स्लाइड्स का अध्ययन किया तो पाया कि इनकी धमनियां ठीक उसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी जिस तरह से किसी बुजुर्ग की धमनियां कठोर होने पर क्षतिग्रस्त होती है। इस अध्ययन के बाद डॉक्टर किल्मर ने बताया कि शरीर में ताउम्र पाए जाने वाले होमोसिस्टीन के स्तर में कम या अधिक बढ़ोतरी के कारण दिल का दौरा और हृदयाघात हो सकता है। जैसा कि इन दोनों बच्चों के मामलों में से पता चलता है कि होमोसिस्टीन का निर्माण मिथियोनाइन नामक आवश्यक एमिनो एसिड के टूटने के दौरान होता है। मिथियोनाइन मांस, अंडे, दूध, पनीर,
सफेद आटा, डिब्बा बंद भोजन तथा उच्च रक्तचाप प्रसंस्कृत भोजन ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमें जीवित रहने के लिए मिथायोनाइन जरूरत होती है। हालांकि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लंबी सूची देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अमेरिकी लोगों के पास इनमें से अधिकतर पोषक तत्व होते हैं। हमारा शरीर सामान्य तौर पर होमोसिस्टीन को या तो सिस्टीन या पुनः मिथायोनाइन में बदल देता है। सिस्टीन और मिथायोनाइन हानि रहित उत्पाद होते हैं और किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि होमोसिस्टीन को सिस्टीन में तोड़ने या फिर से मिथायोनाइन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को इस काम के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा B6 की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो रक्त में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो फिर हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना है? हमें डॉक्टर किल्मर मैकॉले के पास वापस चलना चाहिए। अब हम जानेंगे सही चीज गलत युग के बारे में। 60 के दशक के अंतिम तथा 70 के दशक के प्रारंभिक सालों में किल्मर का होमोसिस्टीन सिद्धांत कई मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ और बड़े उत्साह से इसका स्वागत किया गया। किल्मर के विभाग प्रमुख डॉक्टर बेंजामिन कैसल ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और उनके शोध को विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित समूह को भी खाया। लेकिन 1975 आते आते यह सिद्धांत अपनी प्रगति खो चुका था। डॉक्टर किल्मर सेवानिवृत्त हो चुके थे। विभाग के नए प्रमुख ने किल्मर से अपने शोध के लिए स्वयं ही फंड जुटाने अन्यथा शोध छोड़ने के लिए कहा। उनकी प्रयोगशाला भी पलघर में स्थानांतरित कर दी गई। किल्मर ने बहुत समय तक कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंततः समय और पैसा दोनों ही खत्म हो गए। 1979 में नए विभाग प्रमुख ने किल्मर को सूचित किया कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल उन्हें नौकरी से निकाल रहा है क्योंकि उनका होमोसिस्टीन तथा हृदय रोगों का सिद्धांत अभी तक साबित नहीं हो पाया था। चूँकि डॉक्टर किल्मर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में साथ साथ काम करते थे, इस कारण जनवरी 1979 में उन्हें दोनों जगह से हाथ धोना पड़ा। हार्वर्ड ने किल्मर के सहपाठी रह चुके थे। MIT स्थित आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सेंटर के डायरेक्टर ने किल्मर के विचार को मूर्खतापूर्ण और लोगों में सनसनी फैलाने वाली अफवाह बताया। शीघ्र ही मैसाचुसेट्स जनरल के पब्लिक अफेयर डायरेक्टर ने भी उनके होमोसिस्टीन सिद्धांत को हॉस्पिटल या हार्वर्ड से जोड़े रखने से इनकार कर दिया। आखिरकार किल्मर ने भी इसे बंद करना ही ठीक समझा। डॉक्टर किल्मर अपने समय में काफी आगे थे, लेकिन आज विश्व की नंबर 1 बीमारी के प्रमुख कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी क्यों? इस निराशवाद और उदासीनता के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या कोलेस्ट्रॉल शोध पर खर्च किया जाने वाला भारी फंड इसका कारण था? उन दिनों कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक सिद्धांत जबरदस्त जोर पकड़ रहा था और किल्मर की परिकल्पना ने साफ तौर पर उनके भविष्य को चुनौती दी थी। टेक्सास यूनिवर्सिटी की मेडिकल ब्रांच के अध्यक्ष और अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन के 1979 व 1980 में अध्यक्ष रह चुके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस जेम्स ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा किसी अन्य दिशा में होने वाले शोध के लिए आपको फंड नहीं दिया जा सकता है। आपको किसी वैकल्पिक सवाल के लिए जानबूझकर हताश किया जा रहा है। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी विषय पर इस प्रकार की खराब प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विरोधी सिद्धांतों के शांत होने के साथ कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। वह कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थी। हर किसी को विश्वास हो चुका था कि दिल का दौरा और हृदयाघात का प्रमुख कारण रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल ही अत्यधिक मात्रा है। क्या आपको नहीं लगता है कि उन लोगों ने जनता व चिकित्सा समुदाय को दवा बेचकर एक अच्छा काम किया? अब हम जानेंगे होमोसिस्टीन में फिर से दिलचस्पी। 1990 में डॉक्टर मीर स्टेम्फर ने डॉक्टर किल्मर के होमोसिस्टीन सिद्धांत में रुचि दिखाई। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में
एपिडेमियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन प्रोफेसर डॉक्टर मीर ने स्वास्थ्य अध्ययनों में लगे लगभग 15,000 डॉक्टरों के होमोसिस्टीन के रक्त स्तरों का अध्ययन किया। डॉक्टर मीर ने बताया कि रक्त में होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ थोड़ा स्तर भी हृदय रोगों की आशंका को बढ़ाता है। जिन लोगों में रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर उच्चतम होता है उनमें दिल के दौरे की आशंका सामान्य होमोसिस्टीन स्तर वाले व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। यह पहला ऐसा अध्ययन था जिसमें होमोसिस्टीन को हृदय रोग के लिए स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार माना गया था। फरवरी 1995 में डॉक्टर जैकब सेलहब ने भी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया कि प्लाज्मा में होमोसिस्टीन का उच्च स्तर कैरोटी धमनी संकेंद्रण के लिए सीधे जिम्मेदार है। इसके साथ ही डॉक्टर जैकब ने यह भी बताया कि जिन मरीजों में होमोसिस्टीन का स्तर उच्च रहता है उनके शरीर में फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा विटामिन B6 की कमी पाई जाती है। एक अन्य बड़े अध्ययन द यूरोपियन अनस्टेड एक्शन प्रोजेक्ट में यह संकेत किया कि होमोसिस्टीन का स्तर जितना अधिक होगा दिल के दौरे की आशंका उतनी ही बढ़ जाएगी। होमोसिस्टीन का जो स्तर पहले सामान्य माना जाता था अब वह अचानक ही खतरनाक जाने लगा था। शोधकर्ताओं के लिए ज्यादा चिंता की बात यह थी कि जिन मरीजों में दूसरे जोखिम वाले कारकों के साथ होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर पाया गया उनमें वैस्कुलर बीमारी में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई थी। जिन चिकित्सीय प्रयासों के परिणामों से यह प्रमाण मिले कि शरीर में होमोसिस्टीन का कम स्तर ही बेहतर होता है। अचानक शोधकर्ताओं ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वास्तव में होमोसिस्टीन कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का एक स्वतंत्र बड़ा कारण है। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल खेमे के पुराने समर्थकों की भी यही राय थी। इनमें से एक समर्थक नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ब्लड लेंगफेल्ड का भी कहना था कि होमोसिस्टीन के उच्च स्तर का खतरा फिलहाल साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है। आज निर्विवाद रूप से यह प्रमाण मौजूद है कि होमोसिस्टीन के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदयाघात तथा वैस्कुलर बीमारियां होती है। अब हम जानेंगे मुझे पैसा दिखाओ दवाइयों की वित्तीय शक्ति के बारे में। अब आप यह बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दिल के दौरे के शिकार आधे से अधिक लोगों में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्यों होता है। डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टीन परिकल्पना पर ध्यान देने में चिकित्सा समुदाय को 25 साल क्यों लग गए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिघम व बोमस हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव मेडिकल के प्रमुख चार्ल्स हेनकेस का कहना था कि सालों से हम दिल के दौरे के मरीजों को दी जाने वाली एसीफन के फायदों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। वे कहते हैं कि हाल ही में मैंने FDA सलाहकार समिति की बैठक में मजाक में कहा था कि यदि एसीफन का प्रभाव आधा कर दिया जाए तो इसे 10 गुना महंगा कर दिया जाए और डॉक्टर की सलाह पर दी जाए तो हो सकता है कि लोग इसे ज्यादा गंभीरता से ले। अब कम से दवा कंपनियों तो इसे गंभीरता से ले रही है और इसके स्वास्थ्य के लिए फायदों को डॉक्टर के साथ बांट रही है। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल समान है। एसीफन की तरह ही विटामिन B भी होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर को प्रभावी तरीके से कम करता है। डॉक्टर मीर के मुताबिक होमोसिस्टीन के शोधों के व्यावसायिक फायदों से इस तरह नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से पैसा कमाना ही नहीं चाहता है। आइए देखते हैं कि चिकित्सा समुदाय और दवा उद्योग में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटने वाली संश्लेषित दवाएं बनाकर कितना पैसा कमाया। हर साल अरबों डॉलर इस प्रकार की दवाओं से कमाए जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर के खतरे के बारे में किसने बताया। USA टुडे में कोलेस्ट्रॉल कम करने के महत्व के बारे में पूरे पेज का विज्ञापन कौन देता है। दवा कंपनियां क्यों नहीं। कोई होमोसिस्टीन का स्तर कम करने की जानकारी देने के लिए टीवी या समाचार पत्र
में विज्ञापन देता है। शायद विटामिन B12, B6 और फोलिक एसिड को बेचकर अधिक धन न कमाया जा सकता हो। दुख की बात यह है कि हम दवाइयों की अर्थव्यवस्था की लहर के शिकार हो गए हैं। क्या यही वह वजह रही है जिसके कारण डॉक्टर किल्मर मैकॉले को अपने शोध फंड और हार्वर्ड में नौकरी से हाथ धोना पड़ा? डॉक्टर किल्मर के शोध से शायद पैसा अधिक न मिले, लेकिन लोगों को होमोसिस्टीन के खतरों के बारे में आवश्यक जागरूक किया जा सकता है। डॉक्टर किल्मर के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान उम्र बढ़ने का कारण पब्लिक हेल्थ है, न कि दवाइयाँ। लेकिन पब्लिक हेल्थ से आर्थिक लाभ नहीं होता है। लोगों को बीमारियों के बचाव से अधिक आर्थिक लाभ नहीं होता है। वे तो दवाइयों के द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज कर लाभ कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या होमोसिस्टीन का कोई उचित स्तर है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल अनेक कोशिकांगों तथा हार्मोन्स के उत्पाद के लिए जरूरी होता है, लेकिन होमोसिस्टीन से शरीर को कोई लाभ नहीं होता है। शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर जितना अधिक होगा, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा भी सही है। होमोसिस्टीन का स्तर जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। ऐसा कोई भी स्तर अभी तक नहीं पता चला है जिसके नीचे होमोसिस्टीन को सुरक्षित माना जा सकता हो। आपको अपना होमोसिस्टीन स्तर कम से कम बनाए रखना चाहिए। अधिकांश प्रयोगशालाएं होमोसिस्टीन का स्तर 5 से 15 माइक्रोमोल्स प्रति लीटर के बीच मानती है। हालांकि चिकित्सा साहित्य कहता है कि जब यह स्तर 7 माइक्रोमोल प्रति लीटर से अधिक हो जाता है तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ज्यादातर मरीज अपना होमोसिस्टीन स्तर 7 से कम ही रखना चाहेंगे। यदि आपको होमोसिस्टीन स्तर 12 से ऊपर पहुंच गया है तो समझ लीजिए आप गंभीर संकट में हैं। जब भी चिकित्सा समुदाय किसी नए खतरे की पहचान करता है तो परीक्षण के मानकों को भुला दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कोलेस्ट्रॉल के साथ हुआ था और होमोसिस्टीन के साथ भी होगा। इसलिए अपने डॉक्टर की उस सलाह से ज्यादा संतुष्ट न हो कि 10 या 11 के बीच होमोसिस्टीन का स्तर सामान्य है और कोई चिंताजनक बात नहीं है। यदि आप में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के कोई लक्षण नहीं है तो आप होमोसिस्टीन का स्तर 9 से ज्यादा न होने दें। साथ ही यदि आप किसी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से पीड़ित हो या आपको हृदय रोग का खतरा हो तो यह स्तर 7 से नीचे होना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे होमोसिस्टीन स्तर को कैसे कम किया जाए। होमोसिस्टीन के उच्च स्तर की समस्या में वास्तव में 2 पहलू है। पहला, आपके भोजन में मिथियोनाइन की मात्रा है, इसे शरीर के चयापचय की क्रिया द्वारा तोड़ना होता है। इसके लिए आपको मांस और दूध उत्पादकों के सेवन से सावधानी बरतना चाहिए। क्या यह रोचक तथ्य नहीं है कि इन्हीं भोज्य पदार्थों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा होती है। स्पष्ट रूप से हमें इन भोज्य पदार्थों के स्थान पर अधिक फल, सब्जियां और प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मिथियोनाइन एक अनिवार्य एमिनो एसिड है। हालांकि अमेरिकी भोजन में हम हमेशा इसकी सामान्य से अधिक मात्रा का सेवन करते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हम फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12 का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, जिससे होमोसिस्टीन को तोड़ने वाला एंजाइम तंत्र प्रभावी रूप से काम कर सके। यह जानना भी रोचक है कि जिन सभी शोधों में बढ़े हुए होमोसिस्टीन को हानिकारक बताया गया है उन सभी में विटामिन B का स्तर भी कम पाया गया है। मैं अपने सभी मरीजों को 1000 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 50 से 150 माइक्रोग्राम विटामिन B12 तथा 25 से 50 मिलीग्राम विटामिन B6 लेने की सलाह देता हूँ। याद रखें, होमोसिस्टीन का स्तर जितना कम हो उतना ही बेहतर है। यदि संभव हो तो मैं सभी लोगों में होमोसिस्टीन का स्तर 7 से नीचे देखना चाहूँगा। जब मेरे मरीज में होमोसिस्टीन का प्रारंभिक स्तर 9 से ऊपर हो जाता है तो मैं उन्हें विटामिन B के पोषक तत्व देना शुरू कर देता हूँ और 6 से 8 हफ्ते तक उनके रक्त स्तर की लगातार जांच करता हूँ। विटामिन B
की खुराक में होमोसिस्टीन का असर 15 से 75% तक घट जाता है, लेकिन सभी मरीजों पर विटामिन बी का इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता है। यह मेरे लिए संकेत होता है इन मरीजों में मिथाइलीकरण की समस्या है। यह शरीर द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर कम कर हानि रहित सह उत्पादकों का निर्माण करती है। अब हम जानेंगे मिथाइलीकरण की कमी के बारे में। मिथाइलीकरण की कमी सिर्फ होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर के लिए ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि यह अनेक प्रकार की गंभीर क्षयकारी बीमारियों जैसे कुछ प्रकार के कैंसर, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया आदि का भी मुख्य कारण होती है। इस अध्याय को लिखते समय मुझे हाल ही में कुछ ऐसे शोध के जरिए ऐसे परीक्षण के बारे में पता चलता है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया का खतरा किसे सबसे अधिक है। मैंने इस अध्याय को बहुत ही गौर से पढ़ा। क्या आप जानते हैं कि इस नए परीक्षण को क्या जांचा जाता है? जी हाँ, रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर। हम पिछले कई सालों से अपने क्लिनिक में यह टेस्ट करते आ रहे हैं क्योंकि यह बताता है कि होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर न सिर्फ विटामिन बी की कमी का संकेत है, बल्कि यह शरीर में मिथाइल पदार्थों के स्तर में कमी की ओर भी इंगित करता है। मिथाइल पदार्थ शरीर में न सिर्फ होमोसिस्टीन के स्तर को कम करते हैं, बल्कि ये मस्तिष्क के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन भी करते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण मिथाइल पदार्थ का नाम बिटाइन या ट्राइमिथाइलग्लाइसिन है, जिसका होमोसिस्टीन के स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि होमोसिस्टीन स्तर मनचाहे स्तर तक कम नहीं होता है तो मैं प्रतिदिन के लिए विटामिन बी के साथ 1 से 5 ग्राम EMG भी जोड़ देता हूँ। अगला पॉइंट है डॉक्टर किल्मर मैकूली अंतिम तथ्य। 10 अगस्त 1997 को न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में द फॉल एंड राइज ऑफ किल्मर मैकूली शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी कहानी के खत्म होने के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिसका संबंध हमसे भी था। किल्मर ने 2 दशकों पहले निराशा का सम्मान किया था। वे कहते हैं, पिछले अक्टूबर में मैसाचुसेट्स जनरल में पैथोलॉजी विभाग के पुनः मिलन समारोह आयोजित किया और मुझे भी बुलाया था। मैंने वहां मौजूद लोगों में उस व्यक्ति को भी देखा जो उस विभाग से मेरे निकाले जाने के लिए जिम्मेदार था। उसने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि आखिरकार आप सही थे। यह बात 20 साल बाद कही गई। मेरा करियर लगभग खत्म हो चुका है। इन खोए हुए 20 सालों के लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं। दुर्भाग्य से किल्मर को रोकने वाली राजनीतिक और आर्थिक ताकतें आज और मजबूत हो गई है। पिछले अप्रैल में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में द मैसेंजर अंडर अटैक इंडिमेशन ऑफ रिसर्च बाय स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें डॉक्टर की एसोसिएशन वकीलों के समूह के द्वारा सताए गए 3 मामलों का जिक्र था। ये ऐसे मामले थे जिनमें इनकी दावा कंपनी से अंदरूनी साठगांठ थी। लेख में कहा गया कि शोधों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया कि इस प्रकार के आक्रामक बहुत अधिक होने लगे हैं। किल्मर होमोसिस्टीन के खतरे के बारे में भली भांति जानते थे। मैं यह भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह भी जानते थे कि विटामिन बी का अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में सेवन करना सस्ता होने के साथ साथ इन खतरों के प्रति सुरक्षित भी होता है। वे एक राजनीतिक शैतान के विरुद्ध खड़े हो गए थे, लेकिन अब सच सामने है। हम अब भी आश्चर्य करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स मरीज के होमोसिस्टीन स्तर की जांच करवाने से बचते हैं। क्यों? वे अपने सभी मरीजों को विटामिन बी के सेवन की सलाह नहीं देते हैं। का डॉक्टर शायद उस बारे में जानता नहीं है जिससे आपकी जान जा सकती है। अब आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि होमोसिस्टीन एक महत्वपूर्ण तत्व है और हृदय रोग के लिए कोलेस्ट्रॉल से अधिक खतरनाक है। इसके बाद हम जानेंगे हृदय रोगों के लिए नए परीक्षण अल्ट्रा सेंसिटिव CRP। जैसे जैसे चिकित्सा समुदाय ने यह समझना शुरू कर दिया कि कोरोनरी आर्टरी
आर्टरी डिजीज निश्चित रूप से एक सूजनकारी बीमारी है, न कि कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारी। वैसे मेडिकल जर्नल में छपने वाले चिकित्सा शोधों में डॉक्टरों को मरीज की पहचान करने के प्रभावी तरीके बताए जाने लगे। बहुत से शोध शरीर के ऐसे उत्पादकों को तराशने में किए जाने लगे जो हमारे शरीर की धमनियों में सूजन की स्थिति बता सके। ऐसा ही एक अधिक संवेदनशील रक्त परीक्षण C-reactive प्रोटीन पेश किया गया। यह परीक्षण धमनी में मौजूदा सूजन की जानकारी देता है। यह परीक्षण वास्तव में कोलेस्ट्रॉल स्तर के मुकाबले अधिक बेहतर तरीके से बताता है कि हृदय रोगों की आशंका किस व्यक्ति से अधिक है, लेकिन यह टेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए यह नहीं। उच्च संवेदनशील CRP परीक्षण से डॉक्टर उन मरीजों की पहचान भी कर सकते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल स्तर तो सामान्य होता है, परंतु उनमें कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होने का खतरा अधिक हो सकता है। अगला पॉइंट है होमोसिस्टिन रक्त स्तर। खाली पेट मरीज का होमोसिस्टिन स्तर जांचना न सिर्फ आसान है बल्कि यह जानने में भी महत्वपूर्ण है कि इससे कोई परेशानी तो नहीं होती। आश्चर्यजनक रूप से परीक्षण जैसे जैसे प्रयोगशालाओं में अधिक प्रमाणिक होगा, यह अधिक लोगों की पहुंच में होगा। वर्तमान में एक सीरम होमोसिस्टिन स्तर परीक्षण का खर्च $45 से $150 के बीच आता है। अगला ऑप्शन है हार्ट क्वालिफिकेशन स्कोर्स। अधिकांश चिकित्सा संसाधनों ने अब अपने CT स्कैन में बदलाव कर दिए हैं, इसलिए अब वे कोरोनरी धमनी में कैलिफिकेशन या प्लाक के जमाव की मोटाई जान सकते हैं। यह एक साधारण और नॉन इन्वेसिव प्रतिक्रिया है, लेकिन इसका खर्च $250 से $600 के बीच होता है। मैं ऐसे सभी मरीजों को यह परीक्षण करवाने की सलाह देता हूँ जिन्हें हृदय रोग का खतरा है या उनके परिवार में इसका इतिहास रहा है। अब परीक्षण में प्लाक के जमाव की पुष्टि होती है तो इससे डॉक्टर को यह पता चलता है कि समस्या कितनी गंभीर है और मरीज का इलाज इस स्तर पर करना है। ध्यान रहे 30% से अधिक समय हृदय रोग का पहला संकेत आकस्मिक मृत्यु होता है और मैंने पाया कि यह तथ्य मेरे मरीज के लिए बहुत अधिक मददगार तथा प्रेरक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पारिवारिक डॉक्टर से कहें कि वह उपरोक्त में से एक सभी परीक्षण आप पर करें। आपको अपनी बीमारी पॉलिसी में भी यह जांच लेना चाहिए कि उसमें ये परीक्षण शामिल है या नहीं। प्रारंभिक केमिस्ट्री प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल परीक्षण के साथ इन परीक्षणों से यह तय करने में मदद मिलती है कि इन मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का अधिक खतरा है। स्पष्ट रूप से प्रत्येक डॉक्टर को अपने मरीज में इस प्रतिक्रिया को रोकने या इसे कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे उन्हें कभी अपने डॉक्टर के हाथों में दम न तोड़ना पड़े।